नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। 20 नवंबर झारखंड और महाराष्ट्र के लिए बेहद खास है। झारखंड में दूसरे चरण में मतदान है तो महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक में आमने सामने मुकाबला है। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार है जबकि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में 66.18% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान लोहरदगा जिले में हुआ और यह साल 2019 विधानसभा चुनाव में कुल 63.9% वोटिंग से ज्यादा है। इस बार के चुनावी रण में दिग्गज पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। रैलियों और सभाओं से मंच पटे नजर आ रहे हैं। जीत के दावे हैं तो वादों की भरमार भी है। ऐसे में महाराष्ट्र झारखंड में रैलियों का रेला है चहुं और दिग्गजों ने कहां लगाया है जोर। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार खत्म होने और छठ महापर्व के बीच ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा। इस बार दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को सिर्फ 16 दिनों का ही समय मिला। 18 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में दिग्गजों के प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के रण के लिए पीएम मोदी के साथ उनकी टीम के दिग्गजों ने खूब जोर लगाया और अब तक रैलियों को देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की 8, अमित शाह की 20, नितिन गडकरी की 40, देवेंद्र फडणवीस की 50, चंद्रशेखर बावनकुले की 40 और योगी आदित्यनाथ की 15 रैलियां हुई हैं और लगातार ये रैलियां जारी भी हैं। उधर कांग्रेस ने भी आखिरी चरण में पूरी ताकत झोंकने के लिए 5 दिनों में 75 कार्यक्रमों की तैयारी की है। झारखंड के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक मैदान में जुटे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूरी टीम मैदान में है। घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। राहुल गांधी की मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सभाएं तो प्रियंका की 4 सभाएं तय हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने अपना ज्यादा फोकस रखा है। कांग्रेस के 3 शीर्ष नेताओं के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी की है। मुस्लिम बहुल इलाकों समेत प्रतापगढ़ी की 20 से ज्यादा सभाएं तय हैं। युवा नेता सचिन पायलट की कुल 8 सभाएं हैं। कुछ विशेष इलाकों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया भी प्रचार में कूदेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की 20 और विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट की 15 रैलियां फिलहाल तय की गई हैं। 17 नवंबर को मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी संयुक्त सभा के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे चरण में 55 महिला समेत 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 1 नवंबर को नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जाहिर है मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी के हौसले बुलंद हैं और हर राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है। अगाड़ी वालों ने महाराष्ट्र की परेशानियों को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट रहा है, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वाले हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे के खिलाफ ठोस प्रयास शुरू हुए। इस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। इसलिए कांग्रेस शुरू से ही
आरक्षण के खिलाफ रही है। आप देखिए, इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, झारखंड में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो गांडे वालों सुनो। पहले चरण में जेएम का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है। पहले चरण में ही ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाती है। भाइयों बहनों, मैं हेमंत बाबू को कहने आया हूं, हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर रब्त हाथ के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है और इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। दुनिया में भारत का नाम है और भारत के सभी राज्यों में महाराष्ट्र का नाम है और महाराष्ट्र में अगर भाजपा की सरकार है तो यहां सुशासन की सरकार बनेगी, फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। बोलो सब सहमत है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। एक एक वोट जब तक भाजपा को नहीं मिल जाए तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, जो मेरी बात से सहमत हो। पूरे घोषणा पत्र को लागू करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ डबल इंजन की सरकार को चलाने के लिए महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनना चाहिए। महाराष्ट्र में तो वातावरण ठीक है और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है, सरकार बनाने वाली है। एक अच्छा सरकार हम लोग महाराष्ट्र को देंगे। राज्य का चुनाव रहे तो भी अब आप ही सोचिए कि मोदी साहब बार बार आ रहे हैं, शाह साहब बार बार आ रहे हैं, पूरी उनकी टीम जितनी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट और आजू बाजू के चीफ मिनिस्टर्स यहाँ आ रहे बोले तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग घबरा गए हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी हालत में कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में नहीं आना, क्योंकि उन्होंने तो जो आज गवर्नमेंट बनाया है ये तो तोड़फोड़ के बनाया है और जो तोड़फोड़ के बनाने वाले बहुत दिन नहीं टिकती। बराबर इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद की दोनों सीटों पर मजलिस के दोनों उम्मीदवार यहां से कामयाब होंगे आमदार बनकर। यहां के शहर की जनता की जो मसाइल है, सबसे बड़ा पीने का पानी का मसला है। यहां पर गरीबों के पास घर नहीं है, रोड का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। यहां का टेक्सटाइल पार्क उठाकर अमरावती भेज दिया गया है। तो ऐसे बहुत बड़े मुद्दे हैं। मराठा रिजर्वेशन है, ये दोनों जीतेंगे तो विधानसभा में जाकर मराठा रिजर्वेशन के आरक्षण का मुतालबा करेंगे। देखिए 43 सीटों में जो कल मतदान हुआ उसमें हमारे अनुमान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की संभावना है। हम लोगों ने जो आकलन किया, जो फीडबैक आया क्षेत्र से,
करीब 35 से 38 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आप रुझान और उत्साह जनता का क्या था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोडरमा जैसी सीट आरजेडी जीत रहा है। जो प्रत्याशी जेल में था, प्रचार नहीं हो पा रहा था, हम लोग कमजोर मान के चल रहे थे, वो चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे कई एक क्षेत्र में जो हम लोग उम्मीद किए थे उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, और उसका श्रेय हमारे नेता को जाता है। हेमंत सोरेन जी का अथक प्रयास, जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया, कल्पना सोरेन जी अद्वितीय एक नेत्री, अभूतपूर्व, मैं बोलूंगा पूरे आजाद भारत के इतिहास में मैंने इस तरह का पहले कभी नहीं देखा कि इतने कम समय में इतना कॉन्फिडेंस के साथ और जनता से वो जो संवाद करते हैं, उस सब का नतीजा है, सरकार के योजनाओं का प्रतिफल है कि आज हम इस स्थिति में है कि हम कंफर्टेबल हैं सरकार बनाने में। पहले चरण में ही सरकार बनाने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो गया। हम औपचारिकताएं ही रह गई हैं अब द्वितीय चरण में, और द्वितीय चरण हमारा और ज्यादा मजबूत इलाका है। अब दिग्गजों के अपने अपने दावे और वादे हैं। इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी मंथन हो रहा है। भाजपा 23 से 9 सीटों पर सिमटी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इनमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 जबकि 2014 में 42 सीटें मिली थी। ऐसे में इस बार के सियासी समीकरण से किसका खेल बनेगा और किसका बिगड़ेगा, और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव में दिग्गजों के प्रचार का शोर कितना जोर पकड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, एक दिलचस्प बात सबसे पहले वो ये है कि झारखंड का पहला चरण तो संपन्न हुआ, दूसरा चरण 20 नवंबर और महाराष्ट्र के लिए जो वोटिंग होनी है वो पहले ही चरण में सब कुछ संपन्न हो जाना है। तो 20 तारीख जो है, 20 नवंबर, वो बेहद खास है राजनीतिक दलों के लिए, जनता के लिए, और 23 नवंबर उससे भी बड़ा दिन होगा जब नतीजे हमारे और आपके सामने होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जब से ये पहला चरण हुआ और तमाम बातें सामने आई हैं, उसमें एक चीज को देखिए कि जीत के दावे सबके बरकरार हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम हारेंगे। एक आकलन होता है, एक सर्वे आता है जो बहुत कुछ बताता है, लेकिन विश्वास अंततः उस पे ही किया जाता है जब निर्णय पूरी तरीके से, जब ईवीएम्स खुलती हैं तो सामने आता है। झारखंड या जेएमएम साफ तौर पर कह रही है कि पहले चरण के बाद हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी। ठीक है, हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या, जो इन्होंने इतनी रैलियां की हैं, आप तमाम जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको देख लीजिए, कई उनकी रैलियां हुई हैं, एक नहीं, दो नहीं, संख्या लगातार बढ़ी है। और अभी भी, क्योंकि 18 तारीख तक ये रैलियां जारी रहेंगी, जब तक ये प्रचार थम नहीं जाता तब तक ये रैलियां जारी हैं, और पूरी मेहनत के साथ जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र का रुख कर लीजिए तो यहां की तो सियासत हमेशा बहुत ही अलग और दिलचस्प होती है। आप भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों से लेकर कांग्रेस को ले लीजिए, या आप उद्धव जी को ले लीजिए, एकनाथ शिंदे जी को ले लीजिए, तो दोनों ही शिवसेना की यदि मैं बात कर लूं तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में है। हां, एक आकलन को और भापा जा रहा है, जो लोकसभा के नतीजे इससे पहले आए थे तो उसको भी कहीं ना कहीं मंथन के रूप में लेकर चल रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी रैलियों से एक वार करने में भी पीछे ये नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल कि किसकी बनेगी सरकार। इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेएमएम का पक्ष रखेंगे सरोज सिंह। सरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिंदे गुट से शिवसेना का पक्ष रखेंगी विमलताई पुंडे। विमलताई जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से भरत आशाराम मोरे अपना पक्ष रखेंगे। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया है प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिएगा। अभी आई मेरी आवाज आपको? हाँ प्रदीप जी, अभी मैं आपको सुन पा रही हूँ। प्रदीप जी, देखिए, अपने अपने दावे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को लगे, अमित शाह जी ने भी कह दिया, सोरेन बाबू को तो मैं कहने आया हूं कि अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये उन्होंने कह दिया, ठीक बात है, लेकिन जेएमएम को तो लग रहा है कि पहले चरण के बाद ही हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो ये तो दिग्गज हैं, आप लोग सब पक्ष विपक्ष हैं, सबके अपने अपने गठबंधन हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण फैक्टर
मुद्दे तो है ही, मुद्दों के साथ इतना जोर लगाया जा रहा है। मतलब ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं कि अमूमन कहा जाता है एक चेहरा होता है, एक नेतृत्व होता है, एक ताकत होती है, सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा है, उसके बाद भी भर भर के रैलियां हो रही हैं कि कहीं कोई कसर ना रह जाए। तो क्या ऐसा लगता है आपको, क्योंकि आपको तो सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है, फिर इतनी मेहनत? जी देखिए, माना नहीं जाता, हम हैं। और चूंकि आपने एक साथ मतलब वो जो 12 लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है, प्रश्नों को उसी प्रकार से दाग दिया है। तो मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या है ना कि भारतीय संविधान किसी को भी खुशफहमी पालने पे कोई अभियोग नहीं लगाता है। हर नागरिक खुश रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए एकदम स्वतंत्र है। संवैधानिक कोई अड़चन नहीं है उसमें, और संविधान उस पर कोई दंड भी नहीं देता है। तो विपक्षी दल जो कि जैसे कि आपने झारखंड में कहा, जेएमएम जो है कह रहा है कि हम तो पहले ही चरण में अपनी सरकार बना लेंगे, तो अच्छी बात है, थोड़ा समय और है, खुश रह लें वो। और देखिए, कार्डर बेस्ड पार्टी जब होती है जिसमें कार्यकर्ता अपने कार्यों को करने के लिए किसी क्षेत्र, जाति, परिवार के बंधनों में नहीं बंधा होता है और वो पूर्णतः राष्ट्रवादी होता है, तो उसको कार्य करने में आसानी होती है और वो मेहनत से अपना काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम एक कोई युवती या आप कह लें कि हमारा गठबंधन जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे लिए ये सारी बातें जो बाकी लोग आरोप लगाते हैं या जो बातें करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, बहुत ज्यादा समय की तो बात है नहीं, चुनाव पूर्व क्या क्या बातें हो रही थी, चुनाव पूर्व कैसे कैसे आकलन हो रहे थे, कैसी कैसी बातें हो रही थी, लेकिन पूजनीय हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया उससे स्थिति काफी क्लियर हो गई है। जनता एकदम से समझ चुकी है। हम बार बार नहीं कहते, हमें 100 साल नहीं हुए विकसित राष्ट्रों की तरह से कि हम कहें कि नहीं हमारा लोकतंत्र बहुत पुराना है, लेकिन हम इस बात की दाग देनी होगी पूजनीय भारतवासियों की कि उन्हें जो है अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अपने निर्णय लेने की क्षमता में बहुत ज्यादा भरोसा है। वो जो भी निर्णय लेते, देखिए हम केवल ये विधानसभा में हमें इच्छित फल भी नहीं मिले हैं, लेकिन जनता ने जो अपने लिए अच्छा समझा उन्होंने वैसा ही किया। इसीलिए हमने जो है इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी हरियाणा में हमारी सरकार बनी है। बाकी राजनीतिक पंडित कुछ भी कहें, कुछ भी आकलन लगाते रहें, प्रतिशत बताते रहें कि इतना प्रतिशत हो गया, वो प्रतिशत हो गया, ऐसे वैसे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में आज से नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब 16 जनपद थे तो वहां पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और नंबर से काम होता था। तो जो पहले नंबर पे होता है वही जीतता है और उसी की सरकार बनती है। बाकी विपक्षी दलों के पास अन्य कोई मुद्दा तो है नहीं, विकासवादी राजनीति इनको करनी है नहीं, तो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं लगाने दीजिए। निश्चित तौर पे हम बड़ी पार्टी हैं, हमें गर्व है हम बड़ी पार्टी हैं और हम और बड़ी पार्टी होंगे, क्योंकि अब भारतवासी ये समझ चुका है कि राष्ट्रवाद से बड़ा कोई और वाद है नहीं, बाकी सारी बातें बेमानी है और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता ने इस बात को समझ रखा है। बाकी आप चर्चा की शुरुआत करिए और छोटे छोटे विनती है कि छोटे छोटे प्रश्न कीजिए ताकि हम जो है उसका एक एक करके जवाब दे सके। देखिए हमारे पास वो डूम है, जैसे इजराइल में लगा है ना मिसाइल का डूम है, वो क्लाउड में ही लगा हुआ है और मिसाइलों को भेज देता है। निश्चित तौर पे मेरी क्षमताएं हैं, आपके साथ इतने समय से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रश्न एक दो आएंगे तो उसका जवाब देने में भी आसानी रहेगी। अरे तो मैंने तो छोटा सा ही सवाल किया था कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद इतनी सारी रैलियां, पूरे दिग्गज उतर गए, मतलब कितना थक जाते होंगे ना आप सभी दिग्गज लोग, कोई कसर नहीं छोड़ रहा, इतनी सी तो बात थी। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन का कोई नेता नहीं थकता। रैलियों को करने के लिए, जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए हमारा नेता कोई नहीं थमता। देखिए आपने एक क्वेश्चन याद दिला दिया, मुझे याद आ गया, तो 2-2, 3-3 प्रश्न रहेंगे ना तो उसका अच्छा उत्तर दे जाएंगे, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती मैं अगर सही उत्तर ना दे पाता हूं तो। अब जहां तक रही, देखिए क्या है कि संचार व्यवस्थाएं और संसाधन इतने भारत विकसित बीते 10-11 वर्षों में इतना आगे हम बढ़ चुके हैं कि अगर आपको फ्लाइट का टिकट ना मिले तो आज आपको रिजर्वेशन की भी चिंता नहीं है। रोडें इतनी अच्छी बन गई कि आप जा सकते हैं अपने गंतव्य तक। अभी बहुत से भूभाग रह गए हैं और उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको विश्व स्तरीय बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और हम उसको करके छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम क्लियर। रैलियां बड़े जोर शोर से हो रही हैं, आप लोगों का भी, झारखंड देख लूं, मैं महाराष्ट्र देख लूं, लगातार पूरा प्लान तय है। देखिए जो रैलियां हो चुकी हैं, मुझे लगता है कांग्रेस ने तो झारखंड के लिए अपने 75 कार्यक्रम पूरे तय करके रखे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके 40 स्टार प्रचारक जो पूरी कमान संभाले हुए हैं।
प्रियंका गांधी का जहां तक जिक्र है, उनका भी एक इलेक्शन होने के बाद मुझे लग रहा है ये बड़ी महत्वपूर्ण था कि वो पूरा फोकस महाराष्ट्र पर करेंगे। तो ये जो रैलियां हैं, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा 18 तारीख तक ये ग्राफ बढ़ता जाना है। तो ये जो महत्वपूर्ण रैलियां हैं, ये जो महत्वपूर्ण आपके कार्यक्रम है जिस पर इतना जोर लगाया जा रहा है, कितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आपकी ठीक है मेहनत होगी, दिग्गजों की, भारतीय जनता पार्टी भी है, तो सबका अपना नेतृत्व है, सबके अपने मुद्दे हैं, लेकिन ये जो पूरा की पूरी एक जन सैलाब जिसको हम कहते हैं, तो मुझे लगता है दिग्गजों का जो सैलाब है वो पूरा उमड़ पड़ा झारखंड और महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आज मैं जिस क्षेत्र में हूं, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर जी मोदी, इनकी आज यहाँ पे प्रचार सभा है और महाविकास आघाड़ी के हमारे सम्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की भी यहाँ पर सभा है। उसके पश्चात महाराष्ट्र केंद्र रहा है राजनीति का। महाराष्ट्र के अंदर आप कभी भी देख लीजिए, जैसा दिल्ली हम लोग बोलते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया, तो राजनीति का केंद्र ये महाराष्ट्र रहने के वजह से सारे लोगों का ध्यान और सारे भारत का ध्यान इस महाराष्ट्र की तरफ लगा होता है। महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में जवाब दिया है और अब विधानसभा की बारी है। महाविकास आघाड़ी के सीट बहुत ताकत के साथ लोकसभा में महाराष्ट्र में हम जीते हैं और अब बारी विधानसभा की है, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई को लेकर, जनता त्राहिमाम कर रही है विकास। ये जो कह रहे हैं विकास, बीजेपी के प्रवक्ता साहब हमारे, विकास मेरे घर के बाजू में रहने वाला बच्चा है जो बेरोजगार फिर रहा है देश में, उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी जो हमारे भारत में फैली हुई है, महाराष्ट्र में फैली हुई है, जिस तरीके से ये लोग बोलते जाते हैं, झूठ बोलते हैं, तब तक बोलते हैं जब तक जनता भ्रमित नहीं हो जाती है। और इनके भ्रमित होने की वजह से भारत में 2014 के बाद में मैं मुझे कंप्लीट करने, आपका आपने सुना, मैं कहना चाह रहा था, विकास का सीवी मुझे भेज दीजिए, कल ही नौकरी का ऑफर लेटर भेज दूंगा मैं उसको। विकास का सीवी भेज दीजिए भैया, क्या आप हमको बात भी नहीं करने देंगे देश में? नहीं, मैं कह रहा हूँ विकास का रोजगार लगवा देते हैं, उसका सीवी मुझे भिजवा दीजिए, कल ही नौकरी लग जाएगी उसकी। हमारी बात है ना, हमारी बात भी तो सुन लीजिए। हम इलेक्शन के तो आ रहे हैं ताकत के साथ में, महाराष्ट्र की जनता ये महाविकास आघाड़ी के साथ में है और ये गैस के दाम 2014 में देख लीजिए, आज देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, जितनी स्कीम्स ये लोग देते हैं, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कुछ राज्यों को कॉपी कर कुछ स्कीम्स दी गई थी, वो सारी स्कीम्स बंद हो गई। 3 ही महीनों के अंदर जीआर पूरे के पूरे रद्द किए गए और वो स्कीम्स रोक दी गई है। तो लोग यह समझ चुके हैं कि एक हमारे महाराष्ट्रियन कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा खोटा बोल और रेटून बोल, यानी झूठ बोलना और पूरी ताकत से बोलते रहना ताकि जनता पूरी भ्रमित हो जाए, इस तरीके की राजनीति। अच्छा पवन जी, मुझे एक बात बताइए, खड़गे जी कह रहे थे कि थोड़ा सा डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, या फिर इतना काम और इतना विकास किया है तो फिर इतनी रैलियों की जरूरत नहीं है। मतलब संक्षेप में उनकी बात को मैं प्रेजेंट करूं तो उन्होंने कहा मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, पूरा का पूरा कुनबई चला आ रहा है, तो उनकी तो इतनी जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी जीत जाती है। मैंने आपको बताया, आज मैं जहाँ पे हम लोग गए, मॉर्निंग में देवेंद्र फडणवीस जी ये रोड पैदल चल रहे थे, सिडको एरिया है, और देवेंद्र फडणवीस जी सरकार के ऑफिस के सामने से पैदल जा रहे थे। आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके का, अगर इन्होंने इतना विकास किया होता, इतना काम किया होता, तो इनके नेताओं को, आपको लगता कि इतनी ताकत से आने की जरूरत पड़ती? भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सम्माननीय प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां करनी पड़ती है, तो आप इमेजिन कीजिए इनके 2nd 3rd कैडर के लोग तो रोज ही है, यहाँ से हट नहीं रहे। तो यानी इनको मालूम है कि महाराष्ट्र की जनता ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी को समर्थन करने वाली है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रदीप जी 1 मिनट, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, फिर जल्दी से वापस आ रहे हैं। सर 5 सेकंड में समय निकल जाएगा, नहीं 2 सेकंड भी नहीं, प्लीज प्लीज प्रदीप जी प्लीज, रिक्वेस्ट है, सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आ रही हूँ। सरोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सरोज जी, झारखंड में क्या माहौल है? मुझे तो लग रहा है कांग्रेस के अपने अलग एक बड़े
एक पूरे नंबर ऑफ रैलीज और सभा की बात करूं तो बहुत सारी प्लान है। हेमंत जी की बात बिल्कुल अलग चल रही है, वो पूरी एकजुटता के साथ है, जबकि जो गठबंधन है वो तो पूरी ताकत के साथ लगा है। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है आप लोगों की, और आप कह रहे हैं कि पहले चरण के बाद आप सरकार ही बनाने जा रहे हैं। ये आंकड़ा कहां से आया कि पहले चरण के बाद सरकार बन रही है? जी, 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं झारखंड में, और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात अभी कर रहे थे हमारे मित्र, लेकिन ये विकास का बात नहीं करते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान बांग्लादेश घुसपैठिया, और जब ये सत्ता में आते हैं तो गरीबों का कभी कम्बल घोटाला कर लेते हैं, कभी बच्चों का स्कूल बंद करा देते हैं, कभी इनका बनाया हुआ नहर को चूहा काट देते हैं। ये जो है कुल मिला के कभी बच्चों का टॉफी का, जूता का, स्कूल बैग का गबन कर लेते हैं, और ये बराबर इस चक्कर में रहते हैं कि झारखंड के जल जंगल जमीन को अडानी और अंबानी को दे दे। जिस तरह हमारे गोड्डा में जबरदस्ती पूर्व की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार थी, लाठी और गोली के ताकत पर मूलवासी और आदिवासी के जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करके अडानी पावर प्लांट के लिए दिया गया, जबकि वहां ठीक ढंग से रैयतों को मुआवजा भी नहीं मिला। सरकार के साथ एग्रीमेंट था उस बिजली प्लांट का कि 25% जो है। ठीक है सरोज जी, मुझे आपसे बस ये जानना है, देखिए मैंने कहा मुद्दे सबको पता है, बिजली जो है मुद्दे सबको पता है, लेकिन ये जो रैलियां हो रही है ये कितना जोर मारेंगी, बात उस चीज की हो रही है। और मुझे लगता है हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन का भी चर्चा जो है बड़ी जोरों से है, काफी ज्यादा उनका नाम है, बहुत ज्यादा वो एक्टिव हैं। मैंने कांग्रेस का जिक्र पहले ही किया, वो अपने पूरे 75 कार्यक्रम, 40 स्टार प्रचारक कम नहीं होते, लगातार रैलियां और तमाम चीजें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूं, डॉक्टर मोहन यादव, मुझे लगता है उनकी कई रैलियां हो चुकी हैं, और अभी 11 तारीख को उनकी 3 रैलियां हुई। तो ये मुझे ऐसा लगता है जो लगातार प्रयास है, रैलियों का जोर है, ये कितना जोर पकड़ेगा और फिर कहां जाएगी सोरेन सरकार? जी, ये रैलियों का जोर नहीं है, ये ओडिशा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से और पूरे झारखंड से ट्रेन और बस का व्यवस्था करा के लोगों का जुगाड़ बैठाते हैं। ये जब नहीं सकते हैं तो दिहाड़ी मजदूरों को मजदूरी दे दे के रैलियों में बुलाते हैं। इनकी कल हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम रांगा सिरसा में हुआ था, वहाँ आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी, और कार्यकर्ता वो जो है डिसिप्लिन कार्यकर्ता नहीं थे, आपस में इतनी कुर्सियां चली कि आधा से ज्यादा कुर्सी टूट गई। इसलिए इनके रैली में कोई दम नहीं है। इसका मदद बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के संपूर्ण प्रांत से लोगों को लाके ये जमा करते हैं। इसके नेता जो है पूरे भारत में जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बेगारी बैठे हुए हैं और सिर्फ झारखंड को फोकस कर रहे हैं। नहीं सर, महाराष्ट्र को भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र को भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र को भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। विमल ताई जी मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। हाँ विमल ताई जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। विमल ताई जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एकनाथ शिंदे की बात करूं, मैं अजीत पवार की बात करूं, एक तो वो 2 एनसीपी जब मुझे लगता है अलग अलग डिस्कशन हुआ, अलग अलग हुए, तब से बड़ा ऐसा चर्चाओं में आया कि कब कौन क्या कर देगा पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक ताकत की बात करूं, मैं शिवसेना की ताकत की बात करूं, शिंदे गुट की मैं बात करूं, मैं किसी को अलग नहीं मान सकती। ये जो रैलियां हैं, क्योंकि मुख्य फोकस आज चर्चा का इसलिए भी है क्योंकि ये जो बात है ना, ये जो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हमें पता है कि जनता हमें जिताएगी, हमें पता है हमारे मुद्दे प्रभावी होंगे। तो मैं घोषणा पत्र का एक एग्जाम्पल दूं, चाहे आप हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, मुद्दे लगभग आप लोगों ने कॉमन से रखे हैं। अब ये जो रैलियां हैं, रैलियों के जरिए जो जनता के बीच जा रहे हैं, अपना एक चेहरा और उसकी भी लोकप्रियता होती है, वो बातचीत होती है, कितना जोर पकड़ेगा एकनाथ शिंदे का गुट? मैं ये सीधे सीधे आपसे ये प्रश्न है मेरा। आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि
एजेंडे में जो लिखा है वो प्रैक्टिकल हमने किया है और वही सब मुद्दे आज हम देखें तो महाविकास आघाड़ी ने वही मुद्दे अपने एजेंडे में दिए हैं। तो विमलताई जी, आपने स्पीकर ऑन किया है या आपके यहाँ टीवी चल रहा है? दोनों में से कोई एक चीज को ऑफ कर लीजिए क्योंकि आपका डबल साउंड आ रहा है। स्पीकर ऑन नहीं मैडम। तो टीवी ऑन होगा, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। तो पहली बात ये है कि हमारे जो एजेंडे के विषय है, अब आ रहा है आवाज? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो हमारे वो हमने किए ये जो 2.5 साल में एकनाथ शिंदे साहब ने जो महाराष्ट्र को एक विकास की नई दिशा दी है और वही मुद्दे हमने हमारे एजेंडे में ले, हम महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले काल में हम यही काम आपको बढ़ा चढ़ा के हम देने वाले हैं। दूसरी बात मैडम, आपने सबको पूछा कि अगर भाजपा शिवसेना का गठबंधन इतना अच्छा है, इन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं, तो बार बार मोदी जी, अमित शाह जी, बड़े बड़े लोग यहाँ पे सभा लेने क्यों आ रहे हैं? मैडम, आपको एक कहावत है वो मालूम होगी, अगर खरगोश की शिकार भी करनी हो तो शेर की शिकार के जैसे तैयारी करनी चाहिए, कभी भी और कॉन्फिडेंस में जाना नहीं पड़ता है मैडम। और दूसरी बात है कि हमारे बड़े नेता जब आते हैं तो हम जैसे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने आते हैं। और आपने अभी अभी कहा कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस रास्ते पे पैदल चलते, अरे वो पैदल चलते हैं ना तो जमीन से जुड़ने वाले लोग हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री साहब है वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले थे। आज सामान्य घर का एक शेतकरी परिवार का एक छोटा सा आदमी आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना हुआ है। और ऐसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने आज देखा, आज तक किसी भी सरकार ने आज महाविकास आघाड़ी वाले लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने घर से दिया है क्या? इन्होंने तो सरकारी तिजोरी लुटाई है। अरे 2.5 साल में कहाँ गई थी सरकारी तिजोरी? आज तक एक ही सरकार ने सरकारी तिजोरी में से एक फुटी कौड़ी किसी को मार फेंकी नहीं है। आज एकनाथ जी शिंदे साहब ने सरकारी तिजोरी से, तो आप बोलते हैं ना, तो सरकारी तिजोरी में से लाडली बहन को आज पैसे चालू किए हैं महीने का। तो आज शिंदे साहब वही पैसा आने वाले काल में बढ़ा देना, और इन्होंने वही एजेंडा उठाया और लिख दिया हम 3,000 देंगे। अरे बिहार में क्या किया? खटाखट। पवन जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में, लेकिन आपने म्यूट किया हुआ है सर, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलेगी नहीं अब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, सब सोच रही है और विकास के रास्ते पर चलने वाले महाराष्ट्र की जनता वोट देने वाली। अभी लोकसभा में जवाब दिया है, अभी लोकसभा के अंदर आपको करारा क्यों चलाया है? बिहार में सब खटाखट वाला क्यों चलाया है? और कोई नहीं क्या 10-20 सीटें इधर उधर है? सत्ता तो हमारी आई है केंद्र में, बीजेपी की सत्ता ये आदरणीय सम्माननीय जिसने ये पूरे विश्व पे राज किया। चलिए, ठीक है विमलताई जी, 1 मिनट मैं रोक रही हूँ। पवन जी, आपको भी रोकूंगी, प्लीज 2 प्रतिक्रिया और आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं भरपूर समय दूंगी, आप बोल लीजिएगा। भरत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? भरत जी? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। भरत जी, अभी एक बात निकली है जो विमलताई जी कह रही थी कि क्योंकि देखिए पूरा फोकस रैलियों पर है, ये बात सच है, चुनाव प्रचार है, राजनीतिक दलों को आना पड़ता है, दिग्गजों को आना पड़ता है, आप अपनी बातों को नहीं पहुंचाएंगे तो जनता आपको क्यों चुनेगी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि रैलियों में भी ये देखिए कि नंबर ऑफ रैलीज कितनी है, मतलब कितनी मेहनत, कितनी ताकत, कितना महत्वपूर्ण ये इलेक्शन है। पहले ऐसे नहीं होता था, देखिए, क्योंकि एक तरफा चीजें जाती थी। मैं लोकसभा के समय से देख रही हूं, जब महाराष्ट्र को देख लीजिए, बाकी जगहों को देख लीजिए, काफी कुछ डिफरेंसेस आए हैं। बहुत सारे स्टेट के विधानसभा चुनाव हमने देखे, लोकसभा हमने हाल ही में देखा, महाराष्ट्र और झारखंड को अब हम देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बाद दिग्गजों को भी लगने लगा है कि हम जो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं और हमारा जाना कितना जरूरी है। लेकिन विमलताई जी कह रही हैं कि कई बार क्योंकि हमारे दिग्गजों को आना पड़ता है, क्योंकि खरगोश का भी शिकार करना है, तो शेर को ताकत तो उतनी ही दिखानी पड़ती है और तैयारी भी रखनी पड़ती है। हाँ, विमलताई तो हमारी लाड़की नहीं, हमारे गांव की सगी बहन है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार, वो महंगाई की वजह से 400 पार तो नहीं हुए, लेकिन 240 तक अटक गए।
पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में हर राज्य में उनका वो पीछे आए, महंगाई की वजह से, अत्याचार की वजह से, जात धर्म में झगड़े लगाने की वजह से। अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सिर्फ जो काम कोरोना काल में हमारे उद्धव जी ने किया, उद्धव जी के पूरे टीम ने किया। धारावी में कोरोना वायरल हो गया था। धारावी में अगर वो पूरा स्प्रेड हो जाता तो वो पूरे दुनिया में भी जा सकता था वापिस कोरोना। तो पूरी टीम ने, पूरे हमारे मंत्रिमंडल ने उद्धव साहब के धारावी का कोरोना वही तक ही रुकवा दिया। बात करें 1500 रुपए जो हमारे लाड़की बहन को दे रहे, अगर मोदी शाह जी कहते हमने विकास किया, हमने यहाँ पे व्यापार लाया, हाथों को काम दिया, भाई आप विकास करते हो तो भी 1500 रुपए देने की आपको जरूरत क्यों गिरी? हर चुनाव में आप मुद्दा बदलते, कभी राम मंदिर का मुद्दा, कभी हिंदू खतरे में का मुद्दा। अब अभी ये चुनाव का मुद्दा भाई अलग हो गया। ये धर्म में, जात में वाद झगड़े लगाने वाले जो लोग हैं, अभी इनको लोकसभा में इनको लोगों ने दिखा दिया। अभी ये विधानसभा में महाराष्ट्र और झारखंड में, झारखंड जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, बीजेपी हारेगी। और जिन लोगों ने अपना पक्ष प्रमुख है, अपने जो पक्ष के नेता उनके साथ गद्दारी की, खो के लिए पदनिष्ठ लोग है, खाली पद के लिए इन्होंने अपने पक्ष से गद्दारी की। जो शरद पवार साहब को देख के इनको वोट मिले थे, बाला साहब ठाकरे को देख के वोट मिले थे, उद्धव साहब को देख के वोट मिले थे, उन्होंने गद्दारी की और ये भाजपा के साथ जाके उन्होंने सत्ता स्थापन किया। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली तिजोरी खाली किया, लोगों को पैसा दिया, लोगों को झूठा बोल के लोकसभा चुनाव में उनकी 8-9 सीट आ गए। लेकिन अभी विधानसभा में ये महाराष्ट्र से भाजपा, ये मिंदे सब हद्दपार होने वाले। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विमलताई जी 1 मिनट आऊंगी, प्रदीप जी 1 मिनट आऊंगी, आरपी श्रीवास्तव जी की छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं समय दे रही हूँ वापस से। आरपी श्रीवास्तव जी, ये हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड का जो मुकाबला है वो कांटे का है, बेहद दिलचस्प है। एक तरफा क्या चला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, भर रैलियां हैं, मुझे लगता है वो चेहरे लगाए गए हैं इन रैलियों में, वो स्टार प्रचारक लगाए गए हैं जो इनकी अपनी एक अलग छाप है। उनका बोलना, उनके मुद्दे, उनका नेतृत्व, मुद्दे तो अपने प्रभावी होते ही हैं, लेकिन लगातार ये जो रैलियां हैं, ये जनता के बीच जाना, वो कनेक्शन, ये सारी चीजें क्या दर्शाता है? और आप ये तमाम ये जो नंबर ऑफ रैलीज हैं, इन सबको देखा जाए तो क्या एक सिनेरियो आप इन दोनों स्टेट का देख पा रहे हैं? देखिए राखी जी, जहाँ तक नेताओं का सवाल है, जब भी चुनाव होता है तो ऐसी रैलियाँ होती हैं। हाँ, ये बात है कि अभी इस समय जो है रैलियों का पूरा रेला है, ये बात सही है। और पहले जैसे चुनाव होते थे तो हमें लगता था कि नेता जो है बहुत सेलेक्टेड जगहों पर जाते थे, लेकिन अब आज देखिए बड़ा कांटे का टक्कर है। और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, अगर एनडीए जो है यहाँ पर चुनावी रैलियों में इतना ज़्यादा एक्टिव है तो उसका एक कारण ये भी है कि लोकसभा चुनाव में उनको काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, वहाँ भी लगभग यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रिटेन करना चाहती है। अब इन सारी चीज़ों को देखो, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, महाविकास आघाड़ी के अपने दावे हैं, आप देखिए कांग्रेस के अपने दावे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने दावे हैं, सारे दावे हैं। और निश्चित रूप से सभी दलों के नेता इस समय अपनी ताकत झोंक रखे हैं। तो रैलियों का जहाँ तक संबंध है वो जनता से कनेक्ट करने, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का है। और रही बात जनता का, जहाँ तक सवाल है कि इनके मुद्दे क्या हैं, कितना विकास हुआ है और वहाँ पर किस तरह से जो है वहाँ पर बेरोजगारी पर कितना काम हुआ है। इसके अलावा अन्य बातें हैं, जैसे मान लीजिए आज देख रहे हैं नारों की बात है, तरह तरह के नारे भी रैलियों में निकल के आ रहे हैं सामने। तो इन सारी चीज़ों से नेता जो है जनता को कनेक्ट करता है। और इस बार जो है लगता है कि जहाँ तक झारखंड और महाराष्ट्र की बात है, एक चरण का चुनाव झारखंड में हो गया है। दावे सभी करते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि कौन किसको जीत मिलती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन रैलियों के सहारे नेता अपने आप को लोगों के बीच में ले जाते हैं और जो उनके वायदे हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जनता कितना कन्विंस होती है तो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर ये पूरा देखें ये महासभर, तो हमको लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा से कम नहीं दिखाई देता है, बल्कि उससे 20 लगता है। तो ये अब 20 तारीख को जो है फाइनल जो है दूसरे चरण का मतदान होगा, महाराष्ट्र में पहले चरण का होगा और रिजल्ट आएंगे, तब देखेंगे कि कौन कितना लोगों को कनेक्ट कर पाया है। फिलहाल जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए कहा जा सकता है
कि किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बड़े बड़े नेता, इवन उनके ज़मीनी कार्यकर्ता, तमाम लोग इस चुनाव में शिद्दत से लगे हुए और पूरे देश भर के लोग वहाँ जा रहे हैं। तो कौन किसको कौन जिता रहा, अब ये तो देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, क्योंकि आप सभी लोग समय मांग रहे थे, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। प्रदीप जी, सबसे पहले आप शुरू करिए। और एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहती हूँ, इस बीच में ना चुनाव प्रचार में जो नंबर ऑफ रैलीज थी, सभी लोगों के हेलीकॉप्टर चेक हो रहे थे और मुझे लगता है बैग चेक हो रहे थे। आज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था नाना पटोले जी का, उनसे किसी ने पूछा बैग चेक करने को लेकर, उन्होंने कहा मैं तो बैग ही नहीं रखता और मेरे पास तो कोई बैग ही नहीं है, तो मोदी जी को जो कराना है वो कराते रहें। तो ये सारे सिनेरियो भी जो आते हैं मैसेज के थ्रू, ये बड़े अलग होते हैं कि आप लोग मतलब कहाँ कहाँ और क्या क्या चीजें हो रही हैं। पर अच्छा है, कम से कम ये तो पता चलता है कि कितनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्टिव है प्रशासन, ये भी देखने वाली बात है। चलिए प्रदीप जी, अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, अभी कुछ जो है बीच बीच में बातें आ रही थी, मैं विपक्ष के जो हमारे गठबंधन से अलग लोग बैठे हैं, मैं उनकी बातों का जवाब देता हूं। और इस बार मैंने शायद आप लोगों की संगति में रहकर थोड़ा सीख लिया है, भूल ना जाए इसलिए मैंने लिखना शुरू कर लिया और मैंने तुरंत जो है इसका सम्मिलित एक आंसर बना लिया। ये महंगाई की बात कर रहे हैं और लोकसभा में अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल किया इस बार। जो महंगाई की बातें जब सदन में उठनी चाहिए, जहां पे उसको उठाने का राइट प्लेटफॉर्म, राइट जगह होती है, जिसपे कि सरकार आपको जवाब दे सकती है, वहां पे आप उन मुद्दों पे कभी चर्चा ही नहीं होने देते और फिर आप बाहर निकल के बातें करते हो। दूसरा, झारखंड के जो मित्र थे वो बता रहे थे, तो मैं एक डेटा प्रस्तुत करता हूं कि जो झारखंड में आदिवासियों की बात है, जिस जिले में 28% आदिवासी थे, आज वहां घट करके 18% हो गए हैं बीते 10 वर्षों में। जो देखिए क्या है, केंद्र में निश्चित तौर पे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन आप बताइए बंगाल और इधर जो झारखंड में जो बीती परिस्थितियां हैं, वो उसमें आप उनसे कितने सहयोग की अपेक्षा रख सकते हैं, जबकि वो एकदम सिस्टमैटिक प्लान तरीके से डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए कटिबद्ध हो, फंडिंग आती हो और वो बसा रहे हो। एक जमाई टोला है वहां पे, उसकी महिमा बड़ी अजीब सी है कि पहले तो उसका जो है धर्म बदलवाया, फिर उसके जो है संपत्ति में से लिया और फिर उसके बाद उसे त्याग भी दिया। तो ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बुला करके बसाने के दिल्ली में बहुत से हैं, आप बताइए आज उनके पास आधार कार्ड है, अगर इस पे केंद्र या अदालत कार्रवाई शुरू कर दे तो सबसे पहले किसको दर्द होता है, ये भी जनता देखती है और जानती है। और दूसरा, ये महाराष्ट्र में जो बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा वर्मा जी की देखिए, अभी एक राहुल गांधी जी की कहीं रैली हो रही थी, लाल किताब बटी उसमें, उस पे केवल कवर पे लिखा हुआ था भारत का संविधान, बाकी सारे पेज ब्लैंक थे। मैं उसका प्रूफ दे सकता हूं आपको, वीडियोस हैं वो डिजिटल मीडिया पे प्रसारित। तो जो फेक नैरेटिव बता करके कि संविधान बदल देंगे और आपके अधिकार आरक्षण खत्म कर देंगे, जिस प्रकार वो काट की हांडी थी, एक बार चढ़ गई तो आने दीजिए। अभी विधानसभा का जब चुनाव होगा उसका रिजल्ट आएगा, आप इन जो मित्र बैठे हैं उनको बुलाइएगा जरूर। और वो विकास जो बेचारा बेरोजगार है, मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से कहता हूं, किसी एक बालक को नौकरी देने की क्षमता है, मैं तो 10 को खोज रहा हूं, उसका सीवी भेजे मेरे पास, वो मित्र दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, उसको नौकरी लगे तो दोबारा आपके चैनल पे कभी आऊंगा नहीं मैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर वो है, अगर सच्चाई के साथ उन्होंने बात कही है तो भेजें आपके माध्यम से। इस तरह से झूठे आरोप लगा करके जनता को भ्रमित करना, ये महाविकास अघाड़ी और ये जो विपक्षी दल है इनकी ये काम है। मैं अभी भी कायम हूं, भेजे उस विकास का सीवी, मैं उसको नौकरी देता हूं या दिलवाता हूं उसको। मुंबई में भी हमारा ऑफिस है। ठीक है, चलिए पवन जी, सुन पा रहे हैं, ये आप ही के लिए था पवन जी। अरे भेजिए ना, वो विकास असली बताए ना, हमें बेरोजगार घूम रहा है, भेजिए उसका सीवी। 2 करोड़ लोग बेरोजगार फिर रहे भारत में। मैं तो विकास का नाम लेकर के आपने क्यों कटाक्ष करा? मौके पे छक्का मारने चले थे, कैच आउट हो गए आप। पड़े हुए आपकी गवर्नमेंट में। स्वाति जी ये छक्का मारने राखी जी, प्रदीप जी मत बोलिए, प्रदीप जी फिर नाम गलत ले रहे हैं। राखी जी प्लीज, सॉरी राखी जी इनसे बोलिए कि ये जो छक्का मारने के चक्कर में थे, बाउंड्री पे कैच हो गए। ठीक है, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, 1 सेकेंड। देखिए, इनका झूठ बोलना जारी है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा था, दिया क्या? 15 आप अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? आपने विकास का नाम लिया, मैं बोलता हूँ आता है उसको रोजगार। तो ये फेक नैरेटिव इस तरह से न फैलाया करिए, ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं ये ठीक नहीं है। जनता जो है ना जमानत जब्त करा देगी आपकी। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। चलिए, मुझे पवन जी एक छोटा सा मेरा सवाल है, आप लोगों की नोकझोंक चलती रहेगी। पवन जी एक छोटा सा सवाल है, 17 नवंबर को मुंबई में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी बैठक होनी है, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कुछ अलग करके रखा है? बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि 18 तारीख को प्रचार थम जाएगा।
18 तारीख के दिन प्रचार थमेगा, आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएगी। आज जो कुछ हमारी उसके अंदर पूरी तैयारी चालू है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी और भारत देखेगा कि महाराष्ट्र में सिर्फ महाविकास आघाड़ी आएगी, क्योंकि लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में है। लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, सिर्फ धोखा देने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों को झूठ बोलकर उनको नौकरियों का इन्होंने लालच दिया, उनको कहा कि हम भारत के अंदर इतना सारा करके दिखाएंगे। और यहाँ के जो हमारे सेक्टर्स हैं, खास तौर पे आप देख लीजिए कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज सिक इंडस्ट्रीज हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं लोग, और इनके जो मालिक है इंडस्ट्रीज के वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं। यानी आपको बताता हूं कि गरीब लोगों से कम दाम के अंदर जमीन लेना, उसके ऊपर इंडस्ट्री लगाना, उसको सिक यूनिट करना और उसके पश्चात करोड़ों अब्जों रुपए उसमें से बनाना, इस तरीके की मूवमेंट इस गवर्नमेंट की है 14 साल के अंदर। यानी ये जो 2014 से आज तक आप अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए सोयाबीन के रेट्स क्या थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर 6000। तो पवन जी, ये सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में होंगी, मुझे लग रहा है। आप लोग काफी दिनों से प्रचार में है, महीनों से प्रचार में है, तो ये तो पब्लिक डोमेन में होगा ही तमाम चीजें। तो रिजल्ट तो जनता को देना है, रिजल्ट जनता को देना है अपनी रैलियों के माध्यम से। जो इतनी सारी रैलियां हो रही हैं, मुझे लगता है तमाम बातों पे बातें हो ही रही होंगी, जाहिर तौर पर हो रही है। लेकिन होता क्या है, मंच पे जाके बातें कुछ और होने लगती हैं। प्रचार में जब जाते हैं तब बातें कुछ और हो जाती है। एक मैनिफेस्टो आ गया, बस उसको सामने रख दिया, अब हमें कुछ और बात करनी है मंच से, इन्हें हटा देंगे, उनका आरक्षण हटा देंगे। मुझे लगता है उन सारे मैनिफेस्टो की रूपरेखा पर यदि बात कर ले तो शायद बहुत बेहतर होगा। इनके एक और इनके बीजेपी के जो नेता ने एक जवाब यहाँ पर दिया, प्रदीप जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने जब यही लाल कलर का संविधान हमारे प्रेसिडेंट को दिया तो इनको वो चलेगा। राहुल गांधी जी ने अगर वो लेकर आया तो इनको तकलीफ होती है। राहुल गांधी जी ने अगर कुछ भी किया तो ये परेशान हो जाते हैं। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं ये देखने के अलावा अगर ये जनता के अंदर जनता का काम करते तो शायद देश की परिस्थिति बहुत ठीक है। चलिए, समय की सीमा है, बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, विमल ताई जी बोलिए। क्या करते थक जाते हैं तो हमें हाथ पर यहाँ हंसना भी होता है, इसलिए राहुल जी को देख लेते हैं उधर। और ये जो खाली केवल कवर दिया है ना, वो जो कवर दिया है वो कवर पे मैं कह रहा था कि आपके प्रचार माध्यम इतने कमजोर हैं। ठीक है प्रदीप जी और पवन जी, प्लीज देखिए, मैंने समय दिया है भरपूर, विमल ताई जी को बोलने दीजिए। कोई डरा नहीं हुआ है, उसके लिए तो अभी पता लगेगा। 18 पवन जी, प्रदीप जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विमल ताई जी को बोलने दीजिए, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्लीज। मैं आपको पहले एक ये जब सब चर्चा जो हुई यहाँ पे उससे थोड़े थोड़े लफ्जों में मैं आपको बात का विश्लेषण करना चाहती हूँ। विषय रहा रैलियों का, तो महाराष्ट्र की परंपरा है, हमारे शिंदे गुट के आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो सभा चलती थी, रैलियां चलती थी, तो आज की जो रैली इससे 10-10, 20-20 गुना ज्यादा भीड़ इस रैलियों में रहती थी। ये परंपरा है। दूसरी बात बोल रहे पवन जी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है लेकिन मैं आपकी आवाज पहचान पा रही हूँ। आप ही बोल रहे हैं, इंटरप्ट मत कीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए, सब लोग सम्मानीय, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, प्लीज। आप भी मुझे सुनिए। दूसरी बात, ये महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, ये सिर्फ खुद का पेट नहीं भरता। अरे यहाँ आके तो हर एक राज्य से नागरिक यहाँ आके अपना पेट भरते हैं। और रही बात ये जो बोल रहे हैं ना, यहाँ का बेकार है, युवा बेरोजगार है, तो कोई युवा बेरोजगार नहीं है। आपने पढ़ा नहीं होगा, लिखा नहीं होगा, बुराई सिर्फ विरोधकों को दिखती है। अभी शिंदे साहब ने लाडली बहन के साथ साथ पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी लाडला भाई ये योजना देके उनको और ये बोल रहे नहीं है, आप लाडली बहन को फेक बोल रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र में तो मुझे लग रहा है लाडकी बहन और लाडला भाई कुछ कमाल कर पाएगा क्या? बार बार बड़ा जोर है इन बातों पर। ठीक है, विमल ताई जी वापस आऊंगी, चलिए कोशिश करूंगी। भरत जी सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखिएगा प्लीज जल्दी से। हमारी ये जो ताई साहब आप लाड़की बहन की बात कर रहे हैं, लाड़की बहन को 1500 रुपए दे रहे, लेकिन 900 महिलाओं पे बलात्कार हुआ, उनका विनय भंग हुआ, उसकी बात करो आप पहले। महिला सुरक्षा को पैसे नहीं, विमल ताई पैसे नहीं चाहिए, पहले महिला को आप सुरक्षा दीजिए।
बच्चों पे बलात्कार हो रहे हैं। अरे 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 80 साल की हमारी बूढ़ी माँ सुरक्षित नहीं है। पैसे देने की बात कर रहे हैं आप, महिला को सुरक्षा दीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हम थक जाते रैलियों में। अरे भाई आप क्यों थकते हो? अगर आपने विकास किया है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको थकने की जरूरत ही नहीं है। हाथ जोड़ने पर ही आपको वोट मिलेंगे। आप अगर अच्छा काम करते हो तो आप, मैं आपको बोलता हूँ राखी जी आप सुनिए, राखी जी आप सुनिए, हम ज्यादा बोलेंगे आप कहेंगे तो आपका चैनल भी है बीजेपी वाले बंद कर देंगे, आपके सीरियल लगा देंगे। ठीक है सरोज जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। सब महायुति की सब योजनाओं को इन्होंने ठीक है झूठ साबित करने। विमलता जी रोक रही हूँ मैं बीच में। हाँ सरोज जी जल्दी से अपनी बात रखिए। योजना 3 महीने में बंद हो गई, वो बताइए ना। आपने कैसे मुझे लग रहा है आप सब लोगों को इतना रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब आप सब बड़े ही है ना, एक रिक्वेस्ट 2 रिक्वेस्ट कितना रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करते करते समय निकल जाता है और अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी सम्मानीय अपने पैनलिस्ट का, मेहमानों का ऑडियो बंद करवा दूं। सरोज जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय हो गया है। सरोज जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। नहीं देखिए, ये तो क्या राजनीतिक दल अब इस समय पूरे जोश में हैं और सबको लगता है कि वो जीत उनको मिलेगी और होना भी चाहिए। जो लोग भी एक तरह से वहाँ जाते हैं चुनाव में, तो कोई भी दल हो हमेशा यही प्रयास करता है कि वहाँ जीते। लेकिन सवाल जहाँ तक रैलियों का है, निश्चित रूप से अभी आने वाले जो 6 दिनों के भीतर आप देखेंगे जिस तरह का माहौल होगा इन दोनों राज्यों में, सारे बड़े नेता वहाँ पर होंगे और सब अपनी अपनी बातों को कहेंगे, चाहे लाडली बहना को लेकर के हो या फिर लाडला भाई को लेकर के हो या विकास को लेकर के हो या बेरोजगारी को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के, ये सारे मुद्दे आएंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और राखी इतना तो तय है कि ये चुनाव बड़ा ही रोचक है और इसके परिणाम भी बहुत ही अप्रत्याशित होंगे। बिल्कुल, तो दिग्गजों का जोर है, रैलियों का रेला चाहूं और है, और किसकी सरकार बनेगी बड़ा सवाल है। लगातार सरोज जी कुछ कह रहे हैं। सरोज जी हाँ, जब चुनाव आता है ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बटोगे तो कटोगे ऐसा नारा देते हैं। विकास का कोई लाइन इनके पास नहीं है। इन्होंने बराबर जब सत्ता में आया तब तक लूट का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह जो है पीसीएस के छात्र लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस जो है आंसू गैस छोड़ रही है और जनता के बीच जाके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। बात तो फिर वही आ गई सर, बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, आरक्षण, लाल किताब, संविधान, अभी भी वही बातें हो रही हैं। कहाँ गया वो लाडली बहन, कहाँ गया वो लाडला भाई, कहाँ गए वो सिलेंडर की बात? मुझे तो किसी प्रचार में ऐसा कुछ सुनने को मिला ही नहीं। सब एक दूसरे पर छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो कम से कम मुद्दों पे कोई तो बात करे। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर। पर ठीक है, चलिए अच्छी बात है, होता है, चुनाव है और ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे रोचक और दिलचस्प बनेगा। हम मिलेंगे, हम 23 नवंबर को तो मिलेंगे ही, उसके पहले 20 को फिर से मिलेंगे क्योंकि दूसरा चरण झारखंड है, तो महाराष्ट्र का तो पहला चरण है ही। और फिर देखेंगे कि जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। और जितनी बातें आप लोग कर रहे थे, फिर से मैं प्रदीप जी उन्हीं मिसाइलों की तरह वो सवाल दागूंगी, कौन कितना भारी है। तैयार रहिएगा उस दिन के लिए, ठीक है। चलिए समय हो गया, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिग्गजों ने लगाया जोर, रैलियों का रेला चाहूं और जाहिर तौर पर देखिए जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, रैलियां जोर पकड़ रही हैं। तमाम दिग्गज है, एक दिन में बहुत सारी रैलियां हो रही हैं। बड़े चेहरे जितने भी हैं सब बिल्कुल एक जमीन पर, धरातल पर आ गए हैं और जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार मुद्दों के साथ, अपने अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के साथ जो ये मंच से कह रहे हैं, उस पर जनता कितना विश्वास करती है, किस पर विश्वास करती है और किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।